नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस में हिंदी पर। वो चैनल जहां दुनिया की सबसे धाकड़ किताबों का सार आपको मिलता है, सरल हिंदी में, सीधे दिल तक। दोस्तों, सोचिए एक इंसान है जिसने पूरी जिंदगी एक छोटी सी दुकान चलाई, फटे पुराने कपड़े पहने, लेकिन जब वो मरा तो पता चला कि उसके बैंक खाते में करोड़ों रुपए थे। वहीं दूसरी तरफ एक हाई प्रोफाइल सीईओ है जो आलीशान बंगले में रहता था, करोड़ों कमाता था, लेकिन अंत में कंगाल होकर सड़क पर आ गया। ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा सिर्फ गणित का खेल है? आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की विश्व प्रसिद्ध किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। मॉर्गन कोई आम लेखक नहीं है, वो एक बेहतरीन इन्वेस्टर और कॉलमिस्ट रहे हैं जिन्होंने सालों तक इस बात पर रिसर्च की कि लोग पैसे के साथ बर्ताव कैसे करते हैं। यह किताब एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी हम पैसों के मामले में अक्सर गलत फैसले क्यों लेते हैं? मॉर्गन कहते हैं कि पैसे का संबंध इस बात से कम है कि आप कितने होशियार हैं और इस बात से ज्यादा है कि आप व्यवहार बिहेव कैसे करते हैं। इस किताब की कोर फिलॉसफी एक वाक्य में यह है: पैसे का सही मैनेजमेंट गणित नहीं, बल्कि आपके व्यवहार का विज्ञान है। इसे हम हिंदी में मन का धन भी कह सकते हैं। तो चलिए अपने दिमाग के ताले खोलने के लिए तैयार हो जाइए। फोकस में हिंदी को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप अपनी लाइफ और फाइनेंस को बेहतर बनाने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करें। अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। एक चौंकाने वाला सच ये है कि आपकी निवेश करने की आदतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप किस दौर में पैदा हुए थे। मॉर्गन कहते हैं कि अगर आप 1970 के दशक में पैदा हुए, जब शेयर बाजार मंदी में था, तो आपका रिस्क लेने का नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जो 1990 के दशक के उछाल के दौरान पैदा हुआ था। हम अक्सर दूसरों को फिजूल खर्ची करते देख कहते हैं, ये तो पागल है। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से फैसले लेता है। जैसे हमारे देश में हमारे दादा दादी हमेशा सोने, गोल्ड और जमीन में निवेश को सबसे सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बैंकों के डूबने या देश के बंटवारे जैसे कठिन समय देखे हैं। वहीं आज का युवा स्टार्टअप या क्रिप्टो में पैसा डालता है क्योंकि उसने डिजिटल क्रांति देखी है। कल्पना कीजिए, एक गांव का किसान जो अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में दिखावे पर खर्च कर देता है। शहर के लोग उसे मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन उस किसान के लिए वो सामाजिक इज्जत और उसके जीवन भर की मेहनत का एक भावनात्मक परिणाम है। इस अध्याय का सबक: हर इंसान का पैसों को लेकर अपना एक सच होता है, इसलिए दूसरों को जज करने के बजाय अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करें। अध्याय 2: भाग्य और जोखिम, लक और रिस्क। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस समय पूरी दुनिया में केवल 300 बच्चों के पास कंप्यूटर तक पहुंच थी। बिल गेट्स टैलेंटेड थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस स्कूल में होना उनका भाग्य, लक था। भाग्य और जोखिम, रिस्क, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सफल होते हैं तो उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ लक का भी हाथ होता है, और अगर आप फेल होते हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, शायद रिस्क आपके खिलाफ चला गया। इसे क्रिकेट की भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक बल्लेबाज छक्का मारने के लिए हाथ खोलता है। अगर गेंद बाउंड्री के बाहर गई तो वो हीरो है, लेकिन अगर वो कैच आउट हो गया तो लोग कहते हैं, कितना गैर जिम्मेदाराना शॉट था। शॉट वहीं था, बस नतीजा बदल गया। इस अध्याय का सबक: सफलता में भाग्य को और असफलता में जोखिम को स्वीकार करना सीखें। इससे आप विनम्र और साहसी बने रहेंगे। अध्याय 3: कभी काफी नहीं, नेवर इनफ। लेखक रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं, जो एक अनाथ बच्चे से गोल्डमैन सैक्स के डायरेक्टर बने। उनके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन फिर भी और पाने के लालच में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और अपनी इज्जत और पैसा दोनों खो दिए।
दिक्कत तब शुरू होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जैसे मोहल्ले में किसी ने नई गाड़ी ली तो हमें अपनी पुरानी गाड़ी छोटी लगने लगती है। अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि यह है कि आप जानते हो कि आपके लिए कितना काफी है। ये वैसा ही है जैसे शादी की दावत में हम अपनी भूख से ज्यादा प्लेट में भर लेते हैं और फिर पेट खराब कर बैठते हैं। पैसे के मामले में भी पेट जरूरत भर जाए तो रुकना सीखना होगा। इस अध्याय का सबक, अगर आप वो चीज दांव पर लगा रहे हैं जो आपके लिए कीमती है, इज्जत, परिवार, शांति, उस चीज के लिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो यह सरासर बेवकूफी है। अध्याय 4, कंपाउंडिंग का जादू, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का 95% हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद आया है। उनका असली हुनर निवेश करना नहीं, बल्कि समय देना था। इंसानी दिमाग लाइनर तरीके से सोचता है, 2 + 2 = 4, लेकिन पैसा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। इसे एक पीपल के पेड़ की तरह समझिए। शुरुआत के कई सालों तक वो बहुत धीरे बढ़ता है, लेकिन एक बार जब उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं, तो वो विशालकाय हो जाता है। अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं, तो शुरुआत में आपको कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन 20 से 30 साल बाद वो रकम आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा होगी। छोटे बदलाव जब लंबे समय तक चलते हैं, तो चमत्कार करते हैं। इस अध्याय का सबक, अच्छे निवेश का मतलब ऊंचे रिटर्न नहीं, बल्कि औसत रिटर्न है, जिसे आप सबसे लंबे समय तक बरकरार रख सकें। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको डर, ह्यूमिलिटी और मितव्ययता, फ्रुगैलिटी की जरूरत होती है। आपको यह डर होना चाहिए कि जो आज है वो कल छिन सकता है। सोचिए, एक कपड़ा व्यापारी है जिसने कड़ी मेहनत से एक बड़ी दुकान बनाई। अब वो जोश में आकर बिना सोचे समझे 5 और शहर में दुकानें खोल लेता है और भारी कर्जा ले लेता है। एक मंदी आती है और उसका पूरा साम्राज्य ढह जाता है। अमीर बनना एक स्किल है, लेकिन उसे टिकाए रखना एक कैरेक्टर है। पैसे के मामले में आपको सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए, यानी प्लान ऐसा हो जो खराब से खराब वक्त में भी आपको बाजार से बाहर ना होने दे। इस अध्याय का सबक, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाए रखना और अपनी गलतियों से अपनी पूंजी को खत्म न होने देना। अध्याय 6, पूंछ की घटनाएं, टेल्स यू विन। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट की सफलता सिर्फ कुछ टेल इवेंट्स, दुर्लभ घटनाओं पर टिकी होती है। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में 400 से 500 कंपनियों में निवेश किया, लेकिन उनकी असली दौलत सिर्फ 10 से 12 कंपनियों से आई है। एक आर्ट कलेक्टर 100 पेंटिंग्स खरीदता है, उनमें से 90 बेकार निकलती हैं। 5 ठीक ठाक और 5 ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती हैं। वो 5 पेंटिंग्स बाकी 95 का घाटा भी पूरा कर देती हैं और उसे माला माल भी कर देती हैं। जिंदगी में भी यही होता है। आप 10 बिजनेस आइडिया आजमाएंगे, शायद 8 फेल हो जाएं, एक औसत चले, लेकिन जो एक छक्का लगेगा वो आपकी लाइफ बदल देगा। इस अध्याय का सबक, आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बशर्ते जब आप सही हो तो बहुत बड़े सही हो। अध्याय 7, आजादी, फ्रीडम। पैसे का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? एक बड़ी कार, एक बड़ा घर नहीं। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे का असली मूल्य है अपने समय पर अपना नियंत्रण होना। सुबह उठकर यह कहना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके पास अपने बच्चों के साथ बैठने या अपनी पसंद का काम करने का समय नहीं है, तो आप वास्तव में गरीब हैं। ये वैसा ही है जैसे एक पिंजरे में बंद पक्षी को सोने के दाने दिए जाएं। दाने तो कीमती हैं, लेकिन वो खुले आसमान की उड़ान से बढ़कर नहीं है। पैसा आपको विकल्प, ऑप्शंस देता है। इस अध्याय का सबक, अपनी खुशियों के लिए पैसा कमाएं, न कि दूसरों को दिखाने के लिए अपना समय बेचने के लिए। अध्याय 8,
कार में बैठे आदमी का विरोधाभास, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को सड़क पर एक शानदार फेरारी या मर्सिडीज चलाते हुए देखते हैं तो आप कभी यह नहीं सोचते कि वाह, चलाने वाला कितना कूल है। आप सोचते हैं अगर मेरे पास यह कार होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। यही विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से लोग हमारी इज्जत करेंगे, लेकिन असल में लोग सिर्फ उस चीज को देख रहे होते हैं, आपको नहीं। इज्जत और प्रशंसा विनम्रता, दयालुता और बुद्धि से मिलती है, महंगी चीजों से नहीं। अपने पड़ोस के उस शर्मा जी को देखिए जिन्होंने लोन लेकर सफेद फॉर्च्यूनर ली है। मोहल्ला उनकी गाड़ी की तारीफ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इस अध्याय का सबक, दिखावे के लिए खर्च किया गया पैसा आपको अंदर से खोखला और बाहर से कर्जदार बनाता है। अध्याय 9, दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। ये इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार है। लेखक कहते हैं कि रिच होना वो है जो दिखता है, महंगी घड़ी, कार, लेकिन वेल्थी होना वो है जो नहीं दिखता। दौलत वो पैसा है जिसे आपने अभी तक खर्च नहीं किया है। अमीर दिखने और दौलतमंद होने में फर्क है। जो पैसा आपने कार खरीदने में खर्च कर दिया वो अब आपकी दौलत नहीं रही। दौलत वो एसेट है जो आपके बैंक में है, जो भविष्य में आपको आजादी देंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पहलवान जो बाहर से पतला दिखता है लेकिन उसके अंदर गजब की ताकत और स्टैमिना, वेल्थ है, बनाम एक आदमी जिसने सिर्फ पैड लगाकर खुद को चौड़ा दिखाया है, रिचनेस। इस अध्याय का सबक, अमीर दिखने की कोशिश छोड़िए और असल में दौलतमंद बनने पर ध्यान दीजिए। अध्याय 10, बचत करें, सेव मनी। बचत करने के लिए किसी खास कारण की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं मैं कार के लिए बचा रहा हूं या घर के लिए, लेकिन मॉर्गन कहते हैं बस बचत के लिए बचत करें। आपकी बचत आपकी आय और आपके ईगो के बीच का अंतर है। अगर आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम कर दें तो आपकी बचत अपने आप बढ़ जाएगी। भविष्य अनिश्चित है और आपकी बचत उस अनिश्चित समय में आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। जैसे एक गृहिणी मुश्किल वक्त के लिए किचन के डिब्बों में थोड़े थोड़े पैसे छिपाकर रखती है, वो छोटी बचत ही बड़े संकट के समय रामबाण साबित होती है। इस अध्याय का सबक, आप कितनी कमाई करते हैं उससे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप कितना बचाते हैं। तो दोस्तों, यही था मॉर्गन हाउसल की कालजयी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरा सफर। हमने सीखा कि 1, कोई पागल नहीं है, हर कोई अपने अनुभव से सीखता है। 2, भाग्य और जोखिम को पहचानना जरूरी है। 3, काफी की सीमा तय करना सीखें। 4, कंपाउंडिंग को समय दें, जल्दबाजी नहीं। 5, पैसा कमाने से ज्यादा उसे टिकाए रखना जरूरी है। 6, टेल इवेंट्स ही बड़े नतीजे देते हैं। 7, असली दौलत अपना समय खरीदना है। 8, दिखावे की कार आपकी इज्जत नहीं बढ़ाती। 9, दौलत वो है जिसे आप खर्च नहीं करते। 10, बिना किसी वजह के भी बचत करना शुरू करें। यह किताब उन सब के लिए है जो पैसे की दौड़ में भाग तो रहे हैं लेकिन शांति और आजादी की तलाश में है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। इसे अपना नौकर ही रहने दें। अगर आपको ये समरी पसंद आई और इसने आपके सोचने का तरीका बदला है तो फोकस मी हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत कमाते तो हैं पर बचा नहीं पाते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।